महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 2 सीटें ऐसी थी जो एमआईएम उनको हर हाल में जीत सकती थी, लेकिन विरोधियों की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए। अब आप जिस एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उस बी टीम को रोकने के लिए बीजेपी ने जो हथकंडे अपनाए, बीजेपी ने जो एमआईएम को रोकने के लिए, इम्तियाज़ जलील को रोकने के लिए जो साजिशें रची हैं, वो सब आप इस वीडियो में सुनकर हैरान हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि इम्तियाज़ जलील जिन 2 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, उन दोनों सीटों पर एमआईएम के प्रत्याशी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। महज 2100-2200 वोटों से वो चुनाव हार गए। अब आप सोचिए कि एक इम्तियाज़ जलील को रोकने के लिए 13 से लेकर 16-17 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए, और वो सब प्रत्याशी मुस्लिम थे। आपको सुनकर हैरानी होगी, आपको ये जानकर हैरानी होगी जब आप इम्तियाज़ जलील के इस पूरे वीडियो को सुनेंगे, जो लगभग 7-8 मिनट का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में जब आप पूरी सच्चाई जान लेंगे, आप इस वीडियो में पूरा तरीके से देख लेंगे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इम्तियाज़ जलील ने चुनाव को लेकर जो खुलासे किए हैं और हार का जो कारण बताया है, उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ऐसा भी होता है कि जिस तरीके से उन्होंने जो खुलासे किए हैं उसको लेकर आपको शायद विश्वास ना हो, मगर ऐसा ही हुआ है इम्तियाज़ जलील के साथ। आप सोचिए कि जहां पर हमारे समाज को राजनीतिक तौर पर नपुंसक बनाने के लिए हमारे इस समाज के ही अंदर से उन लोगों को मैदान में उतार दिया गया, जिन लोगों को अच्छे बुरे की इतनी भी तमीज़ नहीं रही कि आखिर वो अपने समाज को बंटता हुआ, अपने समाज को बिगड़ता हुआ, अपने समाज को लूटता हुआ वो आखिर किस तरीके से देख सकते हैं। इम्तियाज़ जलील ने एक जलसे को संबोधित किया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खुद वहां पहुंचे थे औरंगाबाद में। आज इम्तियाज़ जलील ने इस जनसभा को, इस जलसे को संबोधित किया है, जिसको आप समीक्षा भी कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा सम्मेलन हुआ, समीक्षा बैठक हुई, इस तरह की बातें भी आप कह सकते हैं। लेकिन आज इम्तियाज़ जलील ने जो खुलासे किए हैं, उन सब को सुन आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचिए कि जिस तरीके से साजिश रची गई इम्तियाज़ जलील को रोकने के लिए, एमआईएम को कमज़ोर करने के लिए, और ख़ासकर उस पार्टी की तरफ से जिसको आप बी टीम बताते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी किस तरह से षड्यंत्र रचा गया, इसका खुलासा आज इम्तियाज़ जलील ने इस वीडियो में किया है। 7 मिनट का ये वीडियो है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें इम्तियाज़ जलील ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मैं अपनी ज़बान से ज़्यादा ना बताकर इम्तियाज़ जलील की ज़बान से आपको खुद सुनवाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, इम्तियाज़ जलील क्या कुछ कह रहे हैं। ना तो नासिर सिद्दीकी और ना इम्तियाज़ जलील की ये सीट यहाँ से हम हारते हैं। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें कुछ हमारे ही अपने लोगों के ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत है। तब तक हम अपनी कौम का सौदा इसी तरह होता हुआ देखते रहेंगे। नासिर सिद्दीकी करीब 80,000 वोट ले रहे, इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है। नासिर 80 ले रहा, मैं 90 ले रहा हूं, और कोई उम्मीदवार मैदान में उतरकर 90 की जगह 80 ले रहा, 70 ले रहा, 60 ले रहा, 50 ले रहा, तो भी हम समझ सकते हैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा है। लेकिन 90,000 वोट हम ले रहे और बाकी के 13 उम्मीदवार जो मेरे अपने कौम से ताल्लुक रखते हैं, 13 उम्मीदवारों की अगर गिनती की जाए कितने वोट हासिल किए, तो 2700 वोट हासिल किए। हम हारे कितने से? तो महज 2100 वोटों से। 60 वोट, 80, 150, 200, इतने वोट। आखिर इनके होर्डिंग्स कौन लगा रहा था? इनके जलसों में 200 खवातीन, इनकी रैली में कौन भेजा जा रहा था, किसे भेजा जा रहा था? इनके रिक्शे कैसे दौड़ रहे थे, कौन दौड़ा रहा था? मैं उस वक्त भी चीख चीख कर यह कह रहा था कि यह सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह तमाम उम्मीदवारों को दिया जा रहा था, और आखिरी के 3 दिनों के अंदर वो उम्मीदवार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, उनको पैसा इसलिए दिया गया था कि इलेक्शन के दिन दोपहर में 3 बजे के बाद मजलिस के जो गढ़ है, मजबूत इलाके हैं, वहां पर जाकर माहौल खराब करो। कभी इस बात के ऊपर गौर करिएगा, सोचिएगा कि हम कहां जा रहे हैं। जब जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, उस दफ्तर के अंदर जब रेड हैंडेड
जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा कि महज 1,500 रुपया हासिल करने के लिए बुर्खा पहनी हुई हमारी माएं और बहनें उस दफ्तर के अंदर पाई गई। हमारे ही किसी नौजवान को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जितनी तो मुसलमान औरतों को यहां पर लेकर आएंगे 500 रुपये कमीशन दिया जा रहा था। 1,500 रुपये वोट खरीदने की कीमत दी जा रही थी। इख्तिलाफ आपका मुझसे हो सकता है, इख्तिलाफ नासिर सिद्दीकी साहब के साथ हो सकता है, लेकिन 5 साल जो कौम का इतना बड़ा नुकसान किया गया है, उस दौर के अंदर जहां पर चुनकर आने के फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, सारे लोगों ने यह बात का एतराफ किया कि इतनी सारी सीटें आई कैसी भारतीय जनता पार्टी की। कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहा, आखिरी घंटे में जो वोटिंग में धांधलियां की गई, ये सवाल उठाए जा रहे। इसको डाइवर्ट करने के लिए बड़ी ही चालाकी के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह का मुद्दा लाया गया। यहाँ इम्तियाज़ जलील ने राम मंदिर बचाने की बात की है, तो उसको लेकर कई लोग अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, अलग अलग एंगल से ले रहे हैं। ऐसे समय में इम्तियाज़ जलील ने राम मंदिर बचाने की बात की है जब असदुद्दीन ओवैसी खुद वहाँ मौजूद थे। तो इम्तियाज़ जलील ने कहा कि जब इम्तियाज़ जलील राम मंदिर को बचाने के लिए जा सकते हैं तो वो दरगाह को बचाने भी जाएंगे। आपको पता है कि दरगाह को लेकर दावा किया गया है, दावा ठोका गया है कि इसके नीचे मंदिर था, और आजकल एक नई परंपरा चल गई है, जहाँ भी देखे वहाँ वो लोग दावा कर देते हैं, कहते हैं कि यहाँ ये मंदिर था, वहाँ वो मंदिर था। संभल का वाक़या आपने देखा, दरगाह को लेकर अजमेर शरीफ में जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा कि जिस तरीके से याचिका डाली गई है, और भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर वो लोग लगातार दावा ठोक रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मीडिया हेडलाइंस में आपने देखा कि कई बार लोग ये फैलाते हैं कि वक्फ बोर्ड जहाँ दावा कर देता है कि वहाँ कोई दलील नहीं चलती, कोई अपील नहीं चलती है, और वक्फ बोर्ड जहाँ चाहता है वहाँ दावा कर देता है। अब उसको एक साइड करते हुए जिस तरीके से देश में जो कुछ चल रहा है वो सब आपके सामने है कि वक्फ बोर्ड तो कहीं पर दावा करता है, नहीं करता है, मगर कुछ ऐसे चरमपंथी लोग हैं, कुछ ऐसे देश की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं जो लगातार कहीं भी दावा कर देते हैं और बाकायदा तौर पर मुल्क के अंदर माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इम्तियाज़ जलील ने यहाँ कहा है कि जब इम्तियाज़ जलील राम मंदिर को बचाने के लिए जा सकता है तो इम्तियाज़ जलील दरगाह को बचाने के लिए भी जाएगा। इस वीडियो को लेकर आगे लोग अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, अलग अलग एंगल से ले रहे हैं, लेकिन आपको सुनाना चाहता हूं कि वाकई इम्तियाज़ जलील का कहना क्या है और वो किस दरगाह को बचाने की बात कर रहे हैं, किस राम मंदिर को बचाने की बात कर रहे हैं। इस क्लिप में आपको वो भी सुनने को मिलेगा, तो सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इम्तियाज़ जलील। अब अजमेर शरीफ की दरगाह चर्चा का मुद्दा बनाया जाए करके मैं उस हुकूमत से यह कहना चाहता हूं, किराड़पुरे की राम मंदिर को बचाने के लिए अगर इम्तियाज़ जलील जा सकता है तो अजमेर शरीफ की दरगाह बचाने के लिए भी हम जा सकते हैं। यकीनन हम जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं मायूसी कुफ्र है। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें हमारे हौसलों को बुलंद रखना है, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। यकीनन आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होने वाले हैं। लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि किस तरह तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ जाती है मजलिस को गिराने के लिए। वो गुस्सा इंशाअल्लाह आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन रहेंगे, आपको मुत्तहिद होकर एक ताकत बनकर मजलिस के साथ खड़े रहना है। और मैं भी एक बात का एतराफ़ करता हूं, कोई भी उम्मीदवार इस भरम में ना रहे, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दे कि अगर इम्तियाज़ जलील को 91,000 वोट मिले हैं, नासिर सिद्दीकी को 80,000 के करीब वोट मिले हैं, तो ये हमारे वोट नहीं है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के वोट है।
वरना अगर इस घमंड और इस गुरूर के अंदर रहेंगे तो हमने अपनी आंखों से देखा है 80,000 वाला 5,000 के ऊपर आकर रुक जाता है। ये मोहब्बत यकीनन असद साहब, अकबर साहब, जिस तरह की मेहनत दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर की, हम असद भाई पूरी आवाम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाला वक्त मजलिस के लिए अच्छा वक्त रहेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आज गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर खड़े रहेंगे और अब चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वीडियो को देखकर वो तमाम चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई हैं और लगातार जिस तरह के सवाल आपके सामने आ रहे थे, जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे थे, मैं समझता हूं कि उन सब चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। और जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील ने जो खुलासे किए हैं उसको देखकर आप ज़रूर हैरान हो गए होंगे, ज़रूर चौंक गए होंगे। अब सोचिए कि हमारे समाज को राजनीतिक नपुंसक बनाने के लिए, राजनीतिक तौर पर विकलांग करने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं और हमारे ही समाज से उन गद्दारों को उठाया जाता है जो अपने काम में माहिर होते हैं। जिस तरीके से उन लोगों ने इम्तियाज़ जलील को रोकने के लिए हमारे ही समाज के लोगों को उठाया और हमारे ही समाज के कुछ गद्दारों ने इम्तियाज़ जलील को हरा दिया, जबकि कई विपक्षी पार्टियां भी इम्तियाज़ जलील का समर्थन कर रही थी, मगर बावजूद इसके इम्तियाज़ जलील को किस तरीके से हरा दिया गया। हालांकि इसका एहसास उनको अभी होने लगा है। जिस तरह का देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, उन सभी को आप सामने रखते हुए जब आप सोचते हैं कि आखिर हमारी लीडरशिप करने वाला, हमारी आवाज़ उठाने वाला इस वक्त कोई नहीं है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सब चीज़ें याद आ जाती है। अब इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग समझ गए हैं तो और लोगों तक भी इसको भेजें ताकि वो लोग भी समझ सके कि एक इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचा गया और किस तरीके से इम्तियाज़ जलील ने इस पूरी वीडियो में खुलासा कर दिया है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।